नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, बात करेंगे हिंदी पेडागॉजी की स्पेशल क्लास नंबर 2 है। दोस्तों, इसकी पहली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे बेल आइकन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती से जो हिंदी पेडागॉजी के आपको पता है क्वेश्चन आते हैं और 15 प्रश्न आपके पेडागॉजी के रहते हैं और 15 प्रश्नों में से आपके गद्य और पद्य से आपके जो उसमें से 10 से 12 ग्रामर के आते हैं, व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं। तो मॉर्निंग में आपकी व्याकरण की क्लास रहती है और ये आपका रहेगा हिंदी पेडागॉजी की क्लास 2 क्लास है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपके एग्जाम के पैटर्न के सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन यहाँ पे लाए गए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कल हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम यहाँ पे देखेंगे 31वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, यह समय के साथ सनय सनय कम हो रही है या अध्यापक से बालक तक आती है। तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो आपके समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोग ये नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। जो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र है वह कौन सा है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बालक के गृह कार्य का अध्ययन, बालक का सहपाठियों के साथ खेलना या बालक का परिवार में समायोजन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र माना जाता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पर है। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। दोस्तों, केस स्टडी विधि होती है, यह मुख्यतः किस पर प्रयुक्त होती है? प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु या व्यक्तिगत अध्ययन हेतु की जाती है। तो केस स्टडी जो विधि होती है मुख्यतः आपके क्या है? व्यक्तिगत अध्ययन हेतु की जाती है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी लोग एक बार, जितने भी कैंडिडेट हैं, शिक्षक बंधु हैं, एक बार सभी लोग, शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी अध्यापक हैं आप हमारे भावी, तो एक बार दिल से लाइक कर देंगे। क्वेश्चन है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। जो अचेतन मन होता है उसका अध्ययन किया जाता है, निरीक्षण द्वारा किया जाता है, बहिरंग विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा या मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। तो अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, निरीक्षण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर है। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? अगर आप पढ़ा रहे हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक शिक्षिका हैं, तो जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ होता है वह होता है आपका, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। जब आप पढ़ाते हैं कक्षा में बच्चों को, तो जब आप चित्र दिखा के पढ़ाते हैं तो इसमें क्या होता है, इससे लाभ क्या मिलता है, इससे प्रॉफिट क्या होता है बच्चों के लिए, कि उनके समझाने में आपको क्या है, सहायता मिलती है। जब दिखाकर कुछ चीज़ें अगर बताते हैं तो समझाने में सहायता मिलती है। जैसे मैं आप लोगों के क्वेश्चन बता रहा हूँ, दिखाकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को समझाने में बेहतर होगा। या आपको ऑडियो ही मिलेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। जो बालक है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है, वह कौन सा कारक होता है? ए बी, अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव होना, घर का वातावरण हो गया, और आपका है बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियां, या संवेगात्मक सुरक्षा या आंशिक योग्यता। तो दोस्तों, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो होता है अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। सभी कैंडिडेट यहाँ पे सभी शिक्षक बंधु हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में यदि अंतः व्यक्तिगत संबंधों की पुनः स्थापना करनी हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके क्या करे,
मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतः व्यक्तिगत संबंधों की ओर प्रेरित करे। यह आपके शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे या उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। तो बालकों में यदि अंतः व्यक्तिगत संबंधों की पुनः स्थापना जो करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे। किनके? बच्चों का। बालकों के सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे और अंतः व्यक्तिगत संबंधों की ओर प्रेरित करे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मक से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेस्ट पेडागोजी का प्रश्न है कि कौन सा ऐसा गुण है जो आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है। केंद्राभिमुख चिंतन, बहिमुख आदर्श सोच या आपका वाक्य विन्यास संबंधी सोच। तो आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है वह है आपका बहिमुख। क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है? जो शब्द होते हैं उनके वाक्यों को क्रमानुसार जो लगाने के नियम होते हैं, आखिरकार उनको कहा क्या जाता है? क्या वह व्याकरण या वाक्य विन्यास या अर्थ विशेषक या स्वतः शोध प्रणाली? तो शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है वाक्य विन्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? क्या दोस्तों, कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? तो वह आपकी है समस्या परक सूची। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको खेल से सर्वांगीण विकास होता है यह बतलाना चाहिए या उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। अगर विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ जो है खेल भावना को विकसित करना हो तो आपको क्या करना है? बी ऑप्शन हो गया। आइए सी और डी ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आपको विद्यार्थियों के साथ पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को भी विकसित करना है तो आप लोगों को विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के आधार पर है। और दोस्तों हिंदी पेडागोजी के हम आपको 500 MCQs कराने वाले हैं। तो यहाँ पर जब आप 500 MCQs आप कंप्लीट हो जाएंगे, 500 प्रश्न जब आपके शिक्षण शास्त्र के कंप्लीट होंगे तो आपके 15 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। दोस्तों शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? सभी लोग कमेंट के द्वारा भी आप लोग बता सकते हैं आपका कितना स्कोर कार्ड है। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज कर आंसर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो यह आपके शिक्षा का संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस अर्थ में? शिक्षा के संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। सभी लोग नोट कर लेंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाह्य प्रेरणा को कहते हैं, जो बाह्य प्रेरणा होती है, अंतः प्रेरणा होती है, व्यक्तिगत प्रेरणा होती है, कृत्रिम प्रेरणा होती है, लेकिन जो बाह्य प्रेरणा को कहा क्या जाता है आखिरकार दोस्तों? तो बाह्य प्रेरणा को नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। क्या है? जो बाह्य प्रेरणा मिलती है उसे ही नकारात्मक प्रेरणा कहा जाता है। और पेडागोजी यही कहती जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो वही आपको सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के मुख्य रूप से कौन से नहीं है? विकास के मुख्य रूप, देखिए विकास के जो रूप होते हैं उनमें से मुख्य यहाँ पे दिया गया है लेकिन एक मुख्य नहीं है। देखिए दोस्तों, शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास ये विकास के मुख्य रूप हैं। संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास ये भी मुख्य रूप हैं। और नैतिक विकास और चारित्रिक विकास ये जो है तीनों आपके मुख्य रूप हैं किसके? विकास के।
लेकिन अगर बात करें डी ऑप्शन की कि जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास, ये जो है विकास के मुख्य रूप नहीं आएंगे, यानी डी ऑप्शन आपका मुख्य रूप नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पर है, सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे। जय हिंद सभी मित्रों को। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा कैसे होते हैं, यानी ऐसा परिवार, ऐसे बच्चों का परिवार जिसका जो वातावरण होता है प्रजातांत्रिक होता है, तो ये बच्चे जो होते हैं अन्य बच्चों की अपेक्षा कैसे होते हैं। तो ऐसे बच्चे दोस्तों जो अन्य बच्चों की अपेक्षा आपके अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्ति वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रजातांत्रिक वाले परिवार से होते हैं, वहाँ पे चर्चाएं होती हैं, कई सारी चर्चाएं होती हैं। तो ऐसे जो बालक होते हैं, ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं, ऐसा जो माहौल होता है, वातावरण होता है परिवार का, इससे क्या होता है, बच्चे अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्ति वाले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं वह किससे ग्रस्त होते हैं? डिस्फेजिया से, डिस्प्रेक्सिया से, डिसलेक्सिया से, डिसकैलकुलिया से। वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं तो ऐसे बालकों को डिस्फेजिया कहा जाता है। किससे ग्रस्त होते हैं बालक ऐसे? डिस्फेजिया से ग्रस्त होते हैं। और डिसकैलकुलिया गणना संबंधी अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, जोड़ घटाना उनसे नहीं बन रहा है, गणना उनसे सही तरीके से नहीं आ रहा है, तो ऐसे बच्चे डिसकैलकुलिया से ग्रस्त होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन डिस्फेजिया, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो बालक विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो ऐसा आपका सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दोस्तों जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत होता है यह बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? यानी जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। आप लोगों को पता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं दी थी। और ये 4 अवस्थाओं में से एक वह अवस्था है जिसमें बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है, यानी जो उसके आसपास की वस्तुएं होती हैं उनको पहचानने लगता है, उनको विभेद करने लगता है। तो यह वह बच्चा जो है किस अवस्था में होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होगा वह क्या कहता है, अपने परिवेश को पहचानने लगता है और उसे विभेद भी करने लगता है। तो यहाँ पर क्या कौन सी अवस्था हो जाएगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है। निमोनिक्स जो है एक ऐसी व्यूह रचना है जो, ये एक इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, शायद आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा लेकिन सिलेबस में है आपके। तो निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो दोस्तों स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग एक बार ज्वाइन कर लेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर, क्योंकि बात करते हैं हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 50 नंबर क्वेश्चन में कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। ये भी बात सही है, जो वर्तमान समय है प्रेजेंट टाइम में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है या कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ये आपकी क्या है, बाल केंद्रित की विशेषता दी गई है, लेकिन एक विशेषता नहीं, आपको वह चूज करना है, वह कौन सा होगा? देखिए पहली जो दिया गया कि बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये है विशेषता। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी विशेषता है। और तीसरा है कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ये गलत है,
केवल जो शब्द आ जाता है तो ये आपका गलत है, समझ लीजिए। जहाँ पे केवल आ जाए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके नेगेटिव होते हैं, केवल, या आपका ऐसा आ सकता है केवल यही, ठीक है, ये समझ लीजिए कि यही नेगेटिव आपके ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा कि यह आपकी विशेषता नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा की यह विशेषता नहीं है कि वह बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, और प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। बुद्धि द्विकारक त्रिकारक, इसके ये भी आ जाते हैं, किसका सिद्धांत है, इसके आपके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत आखिरकार है क्या। ये नया क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है, और इसीलिए आपको बेस्ट पेडागोजी आपको जायसवाल कोचिंग सेंटर पर मिलेगी। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो यह आपका डायरेक्टली हम आंसर पे आते हैं कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है वह सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम जो होता है समान मानसिक योग्यता, और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। सभी प्रकार के मानसिक कार्य, जो भी मानसिक कार्य होते हैं, इनमें दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। पहला जो मानसिक होता है वह समान मानसिक योग्यता होता है, दूसरा होता है द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। इसीलिए यहाँ पे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है कि आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। मान लीजिए आपकी नियुक्ति हो गई अध्यापक के तौर पर, शिक्षक के तौर पर, और आप गणित के शिक्षक के तौर पर किसी एक नई कक्षा में जाते हैं। तो आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। अगर आपको सफल प्रभावी शिक्षण कराना है तो क्या आवश्यक होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, अपने वेतन का ज्ञान होना चाहिए, सहकर्मी की योजनाओं का ज्ञान होना चाहिए, या इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं और आपको एक सफल प्रभावी शिक्षण के लिए किस निम्न से आवश्यक होगा, तो वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आवश्यक होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है वह आपका उपयोग बहुत ही अति महत्वपूर्ण, लेकिन इसमें अध्ययन किया जाता है। जो शिक्षण क्रियात्मक अनुसंधान का है उपयोग तो अति महत्वपूर्ण है शिक्षण प्रक्रिया में, लेकिन इसमें अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आपके कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है। प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पिछड़े शिक्षार्थियों को। प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त होगा, पिछड़े शिक्षार्थियों को देना उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं दोस्तों। समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। जो आपकी समावेशी शिक्षा होती है उसमें क्या निहितार्थ है, सामान्यीकरण है, यह आपका असमायोजन है, यह आपका संस्था शिक्षा है, या विभाजन है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, जो समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है, क्या निहितार्थ है आपका, सामान्यीकरण निहितार्थ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है। बहुत अच्छा, बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी लोग ध्यान देंगे कि किसमें आपके नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाएं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है। नैतिक वृद्धि में 3 अवस्थाएं और 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है, तो वह आपके कौन है, कोहलबर्ग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग ने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाएं बताई हैं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है। किसने, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक की, क्या है दोस्तों, स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक की
शिक्षक शिक्षक की और शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की, खाली स्थान सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। और इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं वही टॉप 10 में आते हैं। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। इस टाइप के जो पेडागोजी होती है इसका सोल्यूशन अगर जो कोई भी कर लेता है, जो कोई भी कैंडिडेट कर लेता है, उसी का टॉप में नाम आता है, यानी बेस्ट पेडागोजी क्वेश्चन होती है। तो आइए समझते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया प्रश्न समझिएगा। स्कूल, समुदाय की स्कूल, पहला आ गया स्कूल, फिर समुदाय की स्कूल, फिर शिक्षक की, शिक्षक शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की, खाली स्थान सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। खाली स्थान में क्या जगह आएगा? शिक्षक अभिभावक की, सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। क्या योजना का, अभिप्रेरणा का, सहभागिता का या उपयोगिता का? तो सभी लोग जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सहभागिता का होगा। कैसे? शिक्षक अभिभावक की सहभागिता सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि, क्या है? स्व आकलन और आपके प्रतिपुष्टि के लिए क्या आवश्यक है? स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दे जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें क्या है, संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शिक्षक एक शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इसे स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। जब कोई शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इसे इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। सतत रूप में चलती है, समान रूप से, विभाजित रूप से या घर्षणात्मक रूप से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई भी शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की आपकी सतत रूप से प्रक्रिया चलती है। सतत रूप से, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की शैशवावस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। विकास की शैशवावस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। कैसे? साक्षात्कार से किया जाता है, निरीक्षण से किया जाता है, अनुसंधान से किया जाता है या वैज्ञानिक रूप से किया जाता है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो विकास की शैशवावस्था में सामवेगिक के जो विकास का अध्ययन किया जाता है वह आपके निरीक्षण से किया जाता है, यानी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपके लिए आज के लिए होमवर्क है दोस्तों। आज हम आपके लिए होमवर्क में देंगे, इस क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डोलार्ड ने, मिलर ने, जीन पियाजे जी ने या बंदूर और वाल्टर्स ने? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्लास बहुत ही बेस्ट रही होगी। ये पेडागोजी के 30 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैं चाहता 15-15 क्वेश्चन भी ला सकता था, लेकिन हमने सोचा, लेकिन अपनी तैयारी 30 ऑफ 30 चल रही है। ग्रामर की भी मॉर्निंग में क्लास है, उसको ज़रूर अटेंड करें। साथ ही साथ आपके बाल विकास की पेडागोजी की क्लास चल रही है, उसको जरूर अटेंड करें। और आपको मैथ्स और इन्वायरमेंट की क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते रहेंगे, चलती रहेगी। और बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए आज ही ज्वाइन कर लेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फैमिली के साथ खुश रहिए। और इस शिक्षा जगत का यूट्यूब चैनल है जायसवाल कोचिंग सेंटर, इसको भी अपना एक मोटिवेट करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। तो धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी कैंडिडेट का, सभी भाई बहन, सभी गृहिणी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।